तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जो आपकी आंखों के सामने भी है, लेकिन आपको बहुत कुछ इसके बारे में अभी नहीं पता है। सरफेस टेंशन अपने आप में एक बहुत क्लियर शब्द है। सरफेस में टेंशन यानी सरफेस में तनाव, ठीक है। अगर आप किसी भी लिक्विड ड्रॉप या कोई भी लिक्विड सरफेस को अगर आप देखें तो एक सरफेस जो होता है उस पर एक टेंशन जैसा होता है, मतलब खींचा हुआ सरफेस लगता है। जैसे अगर आप एक ऑयल की ड्रॉप डाल दें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा स्फेरिकल शेप में है, उसका सरफेस थोड़ा सा खींचा हुआ है, ठीक है, मतलब सरफेस है। कोई भी सरफेस, टाइट सरफेस बिना टेंशन के नहीं बनता। बहुत सीधी सी बात है, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको सरफेस के फॉर्म में दिखाई दे रही है तो बिना टेंशन के, बिना किसी फोर्स के वो टाइट नहीं हो सकती, ठीक है। यानी सरफेस बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है फोर्स का होना, ठीक है। तो सरफेस का टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। आप कोई भी लिक्विड का सरफेस ले लीजिए। सिंपल एग्जांपल, आप एक जेली ले लीजिए, कोई भी जेल ले लीजिए, जेल या जेली व्हाटएवर। तो सरफेस को आप जब छूते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसमें कुछ टेंशन है, कुछ तनाव है। या अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए मरकरी की ड्रॉप का, मरकरी ड्रॉप, ठीक है। तो मरकरी ड्रॉप को भी अगर आप टच करेंगे तो आपको सरफेस महसूस होगा। आई बात समझ में? तो मैं समझ रहा हूं कि आप सरफेस टेंशन को आप देखे ज़रूर है, लेकिन ये पहली बार है जब आप सरफेस टेंशन का एस्टिमेशन और डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है, ध्यान से देखें। सरफेस टेंशन अपने आप में एक क्लियर शब्द है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सरफेस में तनाव यानी टेंशन, यानी सरफेस में एक खिंचाव होता है। किसी भी लिक्विड सरफेस में आप देखेंगे तो उसका जो सरफेस होता है उसमें एक खिंचाव जैसा समझ में आता है, क्योंकि उस अगर लिक्विड में सरफेस है तो कोई भी सरफेस बिना खिंचाव के नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप लिक्विड के सरफेस में आप देखेंगे तो कहीं पे रिंकल्स आपको नहीं मिलता। सॉलिड सरफेस है तो रिंकल मिल सकता है, मतलब वहाँ पे हो सकता है टेंशन उतना ना मिला हो। लेकिन लिक्विड का सरफेस अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं रिंकल नहीं होता है, कहीं भी सिकुड़न नहीं होती है। आई बस उनमें तो इसका तात्पर्य आप समझ गए ना कि इसका मतलब 100% अगर लिक्विड का सरफेस रिंकल फ्री है, ठीक है, यानी इसमें कहीं भी रिंकल नहीं है, कहीं भी झुर्रियाँ नहीं है, कहीं भी सिकुड़न नहीं है, तो इसका मतलब 100% कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो लिक्विड के सरफेस पे टेंशन दे रहा है, जिसकी वजह से वो रिंकल्स नहीं आ पा रहे, ठीक है। सॉलिड सरफेस में हमारे भी बॉडी के ऊपर कई जगह पर रिंकल्स आ जाते हैं। जहाँ पर रिंकल्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्किन प्रॉपर टेंशन नहीं ले पा रही है। तो अगर प्रॉपर टेंशन नहीं ले पा रही है तो इसका मतलब ये है तभी वहाँ पर रिंकल आ रहा है। अगर स्किन प्रॉपर टेंशन ले रही होती तो रिंकल ही नहीं आता, है ना। तो सिंपल सी बात वही है कि सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड सरफेस को जब हम देखते हैं तो सरफेस रिंकल फ्री होता है। इसका मतलब ये है कि 100% सरफेस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से टेंशन जरूर काम कर रहा है, जिसकी वजह से ही वहाँ पे रिंकल नहीं पड़ पा रहा है, ठीक है। तो ये एक जनरल सेंस हमने लगाया सरफेस टेंशन के नाम से, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम से, ये भी नाम से क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। जैसे होता है ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन,
इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल का कंपटीशन दूसरे स्कूल से होता है, वैसे ही जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आई बस। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two similar or different molecules, the force of attraction between two similar or different molecules is called intermolecular फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसमें क्योंकि बहुत गहरा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, रिसर्च लाइक टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जितना हमको पढ़ना है हम सिर्फ उतने पे अपने आप को सीमित रखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही दो टाइप्स हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत गहरा टॉपिक है, अभी इसके हम जड़ पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब ये बात मैंने इसलिए बता दी है क्योंकि अगर बाई चांस आप कहीं पढ़ दें फ्यूचर में तो बाद में आप हमको कोसे नहीं कि सर ने तो अट्रैक्शन ही बताया था, तो रिपल्सन भी होता है, आधी बात बताई थी। तो बात हम आपको पूरी बता रहे हैं, लेकिन वो पार्ट अपने मतलब का नहीं है, अपने सिलेबस में इसलिए नहीं छू रहे हैं उसको। तो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, कोहेसिव फोर्स, एंड नंबर 2, एडहेसिव फोर्स। इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिए दे रहे हैं। कोहेसिव फोर्स, को मतलब सिमिलर, कोहेसिव है ना। तो कोहेसिव मतलब अगर दो सिमिलर तरीके के मॉलिक्यूल्स यानी एक ही मटेरियल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली कोहेसिव फोर्स का ही काम है, क्योंकि एक लिक्विड का मॉलिक्यूल उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट कर रहा है तभी टेंशन आ रहा है सरफेस पे। अभी हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। फिलहाल मैंने आपको इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया कि इससे पहले कि आप सरफेस टेंशन को जानो, पहले उसकी जड़ को जानना इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली है क्या, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन का जनरेशन होता है, इसी वजह से हम लोग कोहेसिव फोर्स को ज़्यादा प्रिसाइसली पढ़ेंगे। यानी अगर एक ही मटेरियल में, एक ही सब्सटेंस में, एक ही एलिमेंट में, ठीक है, एक ही बॉडी में जब एक मॉलिक्यूल दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और अगर कभी एक मॉलिक्यूल एक मटेरियल का दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है दूसरे मटेरियल के, यानी अलग अलग, एडहेसिव मतलब दूसरे मटेरियल को करता है अट्रैक्ट, तो इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एडहेशन या एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आपने सुना होगा फेविकॉल एडहेसिव, ठीक है, यानी दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को चिपकाता है। मतलब लकड़ी में प्लाई को चिपका दिया, प्लाई का कंपोजिशन लकड़ी जैसा होता है लेकिन एग्जैक्टली लकड़ी जैसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एडहेसिव का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग, जैसे अगर हम इंक से बोर्ड पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है इंक के मॉलिक्यूल्स और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तभी जाके ये इंक चिपकी हुई है। अगर ये कमज़ोर होता तो पहली बात तो हम इंक को इसके ऊपर चिपका ही ना पाते, लिख ही ना पाते, है ना, या हो सकता है हम लिखते ही पूरा नीचे झड़ जाता, है ना। तो बेसिकली एडहेसिव फोर्स का इस चैप्टर में फ़िलहाल कोई मीनिंग नहीं है,
सिर्फ हम कोहेसिव फोर्स की ही बात करेंगे। कोहेसिव फोर्स समझ गए ना, एक ही मटेरियल के अंदर जब एक मॉलिक्यूल उसी तरीके के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो इसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। सरफेस टेंशन is due to cohesive force। ठीक है, सीधी सी बात, सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, यानी एक ही लिक्विड में जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है तो उस वजह से सरफेस टेंशन आती है। समझ गया ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है। अगर सिमिलर के बीच में अट्रैक्शन है तो कोहेसिव फोर्स, और एक और डिफरेंट के बीच में अट्रैक्शन है तो एडेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स ही मेन कारण है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन आता है। कैसे आता है ये भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देख लेगा। ठीक है, हाउ intermolecular force of cohesion या cohesive force is responsible for surface tension। मतलब ये हमारे दिमाग में आया सवाल है। मैं अपने तरीके से इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बुकिश वे में भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक, तो आप एक चीज को समझिए, आप एक टेबल पे अगर किसी मरकरी की ड्रॉप को डालते हैं तो नॉर्मली आप ऐसे उसका शेप नोटिस करते हैं। ये क्या है? मरकरी की एक ड्रॉप है। ऐसे क्यों हो गया? ये फ्लैट क्यों नहीं हो गया? चिपक क्यों नहीं गया? एकदम यहाँ पे ऐसे सरफेस पे एकदम फैल क्यों नहीं गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कारण समझिए। कारण ये है कि सरफेस पे लाई करने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, सरफेस पे लाई करने वाले ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगातार अंदर की तरफ पड़ने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। क्योंकि सरफेस पे एक जगह पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। बहुत ध्यान समझिए, सरफेस पे एक जगह पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल, लेकिन इसके नीचे करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स जब उस एक मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो उसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि हम अंदर को दबें। ठीक है, अंदर को दबें। साथ ही साथ जो हम नहीं शो कर पा रहे हैं 3D में, जो आपको इमेजिन करना है वो ये है, ठीक है, कि सरफेस, जैसे मान लीजिए ये सरफेस हम शो कर रहे हैं, बोला नहीं, ये हम टॉप, ये है साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू। मतलब मैं ड्रॉप काट के दिखाया आपको कि ऐसे हो रहा होगा। अब मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको, टॉप व्यू। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके बगल वाला मॉलिक्यूल भी तो उसको खींच रहा होगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब ऐसे खींचे जा रहे होंगे अपने अगल बगल वालों से। इमेजिन करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आप इसके सर को देख रहे हैं, इसमें तो सर पे क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल को अपना अगल बगल वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके बगल वाला इधर खींच रहा है, इसके बगल वाला इधर खींच रहा है, इसके बगल वाला इधर, इसके बगल वाला इधर, इसके इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो सरफेस में क्या आ रहा है? तनाव, टेंशन। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल, ये वाला कह रहा है नहीं मेरी तरफ आओ। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर इमेजिन किया जाए तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए, ये वाला इसको इसकी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? टेंशन का माहौल है। हम इधर खींच रहे हैं, जैसे रस्सी जैसा केस हुआ, रस्सी जैसा समझिए, एक रस्सी पकड़े हुए हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं हम इधर खींचेंगे, तुम कह रहे हो तुम उधर खींचोगे, बीच में रस्सी में क्या आ गया? टेंशन।
वही चीज़ यहाँ पे होती है कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें साथ साथ होती है। पहला, सरफेस के ऊपर लाई करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पर एक टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। इसी खिंचाव को हम लोग फिलहाल सरफेस टेंशन कह रहे हैं। ठीक है। फिर लगे हाथ एक और चीज़ भी है कि अंदर के मॉलिक्यूल्स भी जो अंदर है, सरफेस के जो अंदर लाई करेंगे, तो केवल सरफेस की बात है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सरफेस की। तो ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इनसाइड। ये हो गया इनसाइड मरकरी ड्रॉप, और ये हो गया ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी ड्रॉप। ठीक है, मरकरी ड्रॉप का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादा आसानी समझ में आता है, लेने को कोई भी एग्जांपल ले सकते थे। ठीक है, तो ये टॉप व्यू हो गया ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी ड्रॉप, ये चल रहा है। ये साइड व्यू हो गया इनसाइड मरकरी ड्रॉप, ये चल रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो रही हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खींचतान मची हुई है, इसलिए सरफेस पे टेंशन है, और यहाँ देख रहे हैं कि अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत ताकत लगाकर एक साथ यूनाइट होकर बाहर के मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो इस वजह से समझिएगा, इस वजह से सरफेस में टेंशन आ रहा है, और इस वजह से क्या आ रहा है वो भी समझ लीजिए। ड्रॉप, अगर ग्रेविटी ना होती तो शायद ये ड्रॉप स्फेरिकल हो जाती। क्यों बताता हूँ, देखिए होता क्या है, अगर अंदर वाले बहुत मॉलिक्यूल्स पूरे मटेरियल को खींचेंगे तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, यानी सरफेस एरिया कम से कम रखने की कोशिश करेगा। और अगर आपको ज्योमेट्री ठीक से आती है तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मटेरियल है, सपोज क्ले है आपके पास थोड़ी सी, अगर आप डिफरेंट ज्योमेट्रीज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, डिस्क बनाते हैं, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि जो सबसे कम सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर में होता है। ठीक है, यानी कि जब ये सारे मॉलिक्यूल्स अंदर वाले बाहर वालों को खींचेंगे तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, यानी जो साइज है वो छोटा होने की कोशिश करेगा। वो सबसे छोटा साइज किसी सॉलिड का, किसी मटेरियल का किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के कोहेशन की वजह से जो होगा वो स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप का शेप स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग इंटर रिलेट कर देते हैं, मैं इंटर रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे दो जगह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से अलग अलग काम हुए हैं। ठीक है, सरफेस का टेंशन स्फेरिकल से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और स्फेरिकल शेप होना किसी लिक्विड ड्रॉप का उसके सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, बहुत क्लियर समझिए इस बात को। ठीक है, तो लिक्विड के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पे खिंचाव आता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी कुल मिला के अब एक बात आप समझ गए हैं कि कुल मिला के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन रिस्पॉन्सिबल है सरफेस में खिंचाव के लिए, यानी सरफेस टेंशन के लिए, और लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड के स्फेरिकल शेप के लिए। दोनों बातें बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, कि हम इसकी बारे में भी बात करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कोई भी एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस, आप हमेशा देखेंगे 99.99% केसेस में एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस हमेशा कर्व्ड होगा। चाहे आप पानी का सरफेस देख लीजिए, गौर से देखिएगा तो पानी का सरफेस भी आपको कर्व्ड दिखाई देगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव। यस, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जो कि स्फेरिकल शेप जो होती है वो कॉन्वेक्स भी होती है, वो कॉन्केव भी होती है। क्लास 9th में आपने खूब पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप, फिलहाल देखिए मैंने स्फेरिकल शेप ही लिखा हुआ है। ठीक है,
but this spherical shape can be convex and can be concave depending upon the situation. ठीक है, तो अभी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन सरफेस पे सरफेस टेंशन आ जाता है, और लिक्विड सरफेस जो होता है, एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस, स्फेरिकल शेप ऑफ एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस. ठीक है, एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस मतलब जिसका कांटेक्ट हवा से हो. ठीक है, एक्सपोज्ड लिक्विड सरफेस हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आखिर बनाई कैसे गई. ठीक है, यानी कुल मिला के समझ रहे ना, ये अगर सरफेस है, ये अगर सरफेस है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा है, तो एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है. इन सारे मॉलिक्यूल्स अगल बगल खींच रहे हैं. इसी खिंचाव की वजह से सरफेस टेंशन आया. ये चैप्टर इमेजिनेशन का है. अगर आप लिक्विड सरफेस को इमेजिन कर गए तो ये चैप्टर बहुत आसान है. नहीं कर पाए तो आप रट भी नहीं पाएंगे. ध्यान से सुनिए. तो हम बात करते हैं एस्टिमेशन. बुक के हिसाब से अब पहला टॉपिक आया है, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन of surface tension. Estimation and definition of surface tension. कैसे एस्टिमेट करना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत टेढ़ा काम है. आपको लगेगा क्या मजाक चल रहा है. ठीक है, मान लीजिए कि ये एक टेबल के ऊपर एक पानी या कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है. दिस इज अ लिक्विड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. मैंने कहा था ना भैया, कहोगे क्या मजाक चल रहा है. ठीक है, तो लिक्विड के ऊपर लाइन कैसे खींच देंगे. इट इज़ अ इमेजनरी लाइन माय डियर. ठीक है, आपका नहीं मन कर रहा, आप ऐसा कर लो कि पहले लाइन खींच लो, फिर पानी डाल देना ऊपर से. ठीक है, बट ठीक है ना, मतलब कुल मिला के ये समझिए कि एक लिक्विड सरफेस है. ठीक है, ये एक लिक्विड सरफेस है. सरफेस है, इसके नीचे कितना पानी पड़ा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे. ठीक है, ये लिक्विड सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. लाइन हो गई मान लो ए और ए बी. समझ रहे हैं. अब बहुत ध्यान से देखिए, ये लाइन है, तो अब लाइन के इधर का पार्ट मॉलिक्यूल्स का अलग हो गया, इधर का पार्ट मॉलिक्यूल्स का अलग हो गया. इधर के मॉलिक्यूल्स इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट पार्टिकल्स लाई कर रहे होंगे सबको अपनी तरफ खींचेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इधर के मॉलिक्यूल्स भी इधर की तरफ खींचेंगे. बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं. ये है लिक्विड सरफेस, ये है वो लाइन. इस लाइन के इस पार्टिकल को इधर के जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो इधर खींचेंगे, इधर के लिक्विड पार्टिकल्स इधर की तरफ खींचेंगे. द पॉइंट, इधर के पार्टिकल्स इधर खींचेंगे, इधर के पार्टिकल इधर खींचेंगे. ठीक है, हाँ अच्छा इधर देखिए. तो ये लाइन है, ये लाइन है इमेजिनरी लाइन. और इमेजिन करिए इधर लिक्विड है और इधर लिक्विड है. तो लिक्विड के इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इधर खींचेगा, और लिक्विड के इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर खींचेगा. ठीक है, इधर के इधर खींचेंगे, इधर के इधर खींचेंगे. तो वही मैंने, आप बहुत कायदे से उसको 3D में इमेजिन करिएगा कि ये एक लिक्विड सरफेस है. मैं ज़्यादा छीछल इधर नहीं करना चाह रहा हूँ. आप समझिए ये एक लिक्विड सरफेस है. हमने ये भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है. दिस इज इमेजिनरी लाइन. और इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स पड़ेंगे उन सब पे अड़ोसी पड़ोसी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे. तो
सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के जितना फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, बात समझ रहे हैं, मैं एक साइड का एफ नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैंने एक साइड का एफ मिटा दिया, यानी इधर के जितने मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा के खींच रहे हैं प्लस इधर के जितने मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा खींच रहे हैं उसको मैंने एफ लिखा है। दिस इज टोटल फोर्स एफ, और ये यहां से यहां तक जो मैंने लंबाई ली है वो ये है एल। मींस इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितना भी चारों तरफ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, चारों तरफ मतलब सरफेस के सारे मॉलिक्यूल, ये है तो यहाँ के ये नीचे वाली बात नहीं होगी, इधर के मॉलिक्यूल इधर के 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 इधर के, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो फोर्स लगाएंगे वो टोटल फोर्स है एफ, और एल क्या है, ये पूरी लेंथ है। आई बात समझ में? तो टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपॉन द लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जब हम चीज़ें क्लियर करेंगे आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब आप समझ गए ना, मतलब ये जो फोर्स होता है वो केवल एक तरफ के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द सरफेस, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, ऐसे एस्टिमेट कर देंगे। सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल हो जाएगा, यानी कितना टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उस इमेजिनरी लाइन का, और उस लाइन की लेंथ कितनी है। अगर देखा जाए तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये मीटर हो गया। अगर केजी मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चले जाएं तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट बनेगा। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अभी आप, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया गया, पॉइंट ऑफ नोटेड, लेंथ का मैग्नीट्यूड लिया गया, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड ही आता है। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है फटाक से। फॉर डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इस लेंथ की वैल्यू 1 मीटर ले लूँ तो देन जो सरफेस टेंशन हो जाएगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन ये बनेगी, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज, हेंस surface tension of a liquid is defined as the intermolecular force of attraction, intermolecular force ऑफ कोहेशन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिख सकते थे, कोहेशन ज़्यादा पर यूनिट लेंथ, किसकी लेंथ, ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, पर यूनिट लेंथ ऑफ द force of cohesion acting on per unit length of imaginary line on the
on that liquid surface. Okay.